हेलो गाइस, तो नमस्कार सबको। अपन देखने वाले हैं द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का। ठीक है, वन शॉट वीडियो रहेगा। नॉर्मली सिंपल भाषा में समझेंगे और जैसे मैंने सेक्शन लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो नॉर्मली सिंपल भाषा में उसको समझ के वैसा लिख सकते हैं, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी टफ पड़ती है। ओके, सो ये एक्ट लागू कब हुआ था? 23 अप्रैल 1946 को। ठीक है, अब इसमें देखिए सेक्शन, इसमें अगर देखेंगे आप तो 15 सेक्शंस हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सेक्शंस में देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर आया क्यों था। पहले हमने देखा होगा कि यार देखो, वर्कर्स के साथ ना बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था। कोई उनको प्रॉपर वर्क टाइम नहीं था, प्रॉपर पे नहीं मिलता था। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को, जो एक्सप्लॉइटेशन था उसको हटाने के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लाया गया। उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि उससे क्या क्या चीज़ फुलफ़िल होगी, सबसे पहले तो हर इंडस्ट्री में एक टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, फिर एक रिलेशनशिप जो है वो अच्छा खासा मेंटेन होगा एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ठीक है, और वर्कमैन जो रहेगा उसे अपनी क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे काम करना है, वो सब चीज़ें पता रहेगी। ठीक है, और रिक्रूटमेंट कैसे होगा, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, ये सब कैसे होंगे, इस सब चीज़ों को डिफ़ाइन किया है और यही इसका ऑब्जेक्टिव है स्टैंडिंग ऑर्डर्स का। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ये। क्या कहता है? सबसे पहला आएगा 2A, सेक्शन 2A अपीलिएट अथॉरिटी। अपीलिएट अथॉरिटी क्या होती है? इसमें देखो आप, अपीलेट अथॉरिटी जो होती है ना, वो एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गज़ेट। ओके, इसमें क्या क्या आ सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी में? लेबर कोड आ सकती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आ सकता है और नेशनल ट्रिब्यूनल आ सकता है। ठीक है, देखो जब एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयर का कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो जो अपील करते हैं, सेक्शन 6 में हम देखेंगे अपील, तो वो अपील जिसको करेंगे ना, वो यही होगी अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, अब देखते हैं अपन सेक्शन 2B अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपने पहले भी देखा होगा ट्रेड यूनियन में। ठीक है, लेबर लॉ में, सब में अप्रोप्रिएट आपको गवर्नमेंट दिखेगी ही दिखेगी। इसका सबसे मेन मतलब ये है कि अगर ये एक्ट ऑल इंडिया अप्लाई होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी, और अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है जिस पे ये एक्ट अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। अब इस एक्ट के अनुसार देखें तो ये ऑल इंडिया अप्लाई होता है एक्सेप्ट मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो तो मध्य प्रदेश की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हुई? MP गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, वही बात हुई, सॉरी यार। और अपने महाराष्ट्र के लिए उनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हुई? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और बाकी जितने भी बचे उनके लिए हुई अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें और भी बताया गया अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे, मेजर पोर्ट्स, माइन, ऑयल फील्ड। और स्टेट गवर्नमेंट में मैंने आपको बता दिया जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ठीक है, सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होते हैं? लेबर कमिश्नर होते हैं या रीजनल लेबर कमिश्नर होते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर कोई सा एक अदर ऑफिसर भी हो सकता है जो कि ऑफिशियल गजट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, यही होता है और इनका बेसिक काम यही है कि वो सर्टिफाइंग ऑफिसर की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई दूसरा ऑफिसर अपॉइंट किया गया है तो वो सर्टिफाइंग ऑफिसर की तरह ही काम करेगा, उसकी तरह फंक्शन करेगा। ठीक है, दूसरा आता है अपना 2D एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर हर वो व्यक्ति होता है जो इंडस्ट्री का ओनर होता है, या फिर अगर कोई फैक्ट्री में है तो मैनेजर भी हो सकता है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, अदर इस्टेब्लिशमेंट है तो या तो ओनर हो सकता है, या तो हर वो व्यक्ति जो उसका सुपरविजन कर रहा है या जिसके हाथ में वो इंडस्ट्री की कंट्रोल है। ठीक है, दूसरा दिया है 2E अपना इस्टेब्लिशमेंट आता है। इस्टेब्लिशमेंट में एज डिफाइंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। हमने ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अभी कवर नहीं किया है। ठीक है, हम यहीं पे देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन आ सकता है। एक फैक्ट्री आ सकती है, एक रेलवे आ सकता है। ठीक है, अब ये देखो, आपने देखा होगा कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको इंडस्ट्री में भेजते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी भी बात कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्टर भी आते हैं। सेक्शन 2 बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या क्या होता है रूल्स? देखो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर आता है कि परमानेंट है, टेम्पररी है, अप्रेंटिस है। ओके,
और फिर मैनर ऑफ इंटीमेटिंग, ठीक है, इसमें हॉलीडेज़, पर डेज, हॉलीडेज़, पे डे, वेजेस, ये सब आता है। फिर शिफ्ट वर्किंग, अटेंडेंस, लेट कमिंग है तो उसका प्रोसीजर क्या आएगा, प्रोसीजर ऑफ ग्रांट लीव्स, ठीक है। फिर आता है टर्मिनेशन, सस्पेंशन, डिसमिसल ऑफ मिसकंडक्ट, अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसका डिसमिसल कैसे होगा। फिर क्लोजिंग एंड रीओपनिंग ऑफ इंडस्ट्री, ये चीज़ टेम्परेरी, अगर इंडस्ट्री स्टॉप हो गई है तो वो कैसे वर्क करेगी वापस। फिर मीन्स ऑफ, अगर कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है तो उसको रिड्रेसल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपना सेक्शन 3, सॉरी, सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। अब जैसे मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरी इंडस्ट्री पे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपीज़ भेजनी पड़ेगी ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोविजंस होंगे वो होंगे स्केड्यूल्स के रिलेटेड ही होने चाहिए, मैं अपने मन से नहीं बना सकता हूँ, ओके। और उसमें अगर ट्रेड यूनियन है तो उसके सारे ट्रेड यूनियन के नाम, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, और अगर वर्कमैन्स है तो उनके पूरे नाम के साथ पूरा विधिवत कि कैसे क्या है आपकी इंडस्ट्री में, काम कैसा चलेगा, कौन कौन है, क्या काम कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। उस ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर में ये सब एम्प्लॉयर को भेजना पड़ेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर को, ठीक है। और अगर एक प्लांट है जिसमें सेम इंडस्ट्री काम कर रही है, ठीक है, समझ गए ना, एक बहुत बड़ा एरिया है और इंडस्ट्री सेम है, तो ये सारी इंडस्ट्री मिलके एक जॉइंट ड्राफ्ट भी बना के भेज सकते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर को। यही बात है सेक्शन 3 में कही गई है, ठीक है। और सेक्शन 2H में आप देखिए, सेक्शन 2H में ट्रेड यूनियन भी आता है, 2I में वेजेस एंड वर्कमैन भी आता है। सॉरी, मैं वहाँ लिखना भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। अब सेक्शन 4 बात करता है कंडीशंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब इसमें बताया गया है कि देखो, जो भी आप ड्राफ्ट बनाओगे ना, वो स्केड्यूल के अनुसार ही होना चाहिए, अपने मन से आप कोई भी बत्ती नहीं दे सकते, ठीक है। प्रोविजंस इज मेड देयर टू फॉर एवरी मैटर सेट आउट इन द शेड्यूल इज़ एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। वही बात, शेड्यूल के अनुसार ही प्रोविजंस बना के आपको स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट में भेजना है, ठीक है। ऐरा गैरा कुछ भी नहीं लिख के भेजना है, क्योंकि अपीलिएट अथॉरिटी या सर्टिफाइंग ऑफिसर उसकी फेयरनेस और रीज़नेबिलिटी को ही चेक करके सर्टिफाई करेंगे, ठीक है। उनके पास ये पूरा राइट है। सेक्शन 5 बोलता है सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट भेज दिया, ठीक है, 6 महीने के अंदर। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, 15 दिन के अंदर एक नोटिस, सॉरी, सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, अगर ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन को, वर्कमैन है तो वर्कमैन को ये ड्राफ्ट जो है वो भेजेगा, ठीक है। वर्कमैन या फिर ट्रेड यूनियन को, जो भी वहाँ पे होगा उसको, वो बोलेगा कि आप ये 15 दिन के अंदर आप मुझे बताओ कि अगर आप ये पढ़ो और मुझे बताओ कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो आप मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। 15 दिन के अंदर आप मेरे पास आ सकते हो और कोई भी ऑब्जेक्शन है तो। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वर्कमैन हो या ट्रेड यूनियन हो, वो अपनी जो शर्तें हैं वो सर्टिफाइंग ऑफिसर के सामने रख सकते हैं। अब ये सर्टिफाइंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि उसे वो चीज़ें मानना है कि नहीं मानना है। सपोज़ करो अगर वर्कमैन बोलते हैं कि हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए सैटरडे संडे की, हमको सिर्फ 5 दिन ही काम करना है, तो भाई ये तो गलत चीज़ हो गई, ठीक है। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर ये उसको नकार देगा, ठीक है। और वो चीज़ वही करेगा कि आपको 6 दिन काम करना है, 1 दिन छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन अगर वो चाहे सर्टिफाइंग ऑफिसर तो कर सकता है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो ठीक है। और 15 दिन के बाद, 15 दिन जब वो दे देगा नोटिस, उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर एक फ़ाइनल कॉपी बनाएगा और उसे 7 दिन के अंदर भेज देगा एम्प्लॉयर को कि भाई स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का ही सर्टिफिकेशन लागू हो चुका है, ठीक है। तो अब सेक्शन 6 देखते हैं, अपील की बात करता है ये। Within 30 days from the date of which copies are sent, any employer, workman, trade union aggrieved by any order of certifying officer। इसमें किया गया है, देखो, जब सेक्शन 5 वाली कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी ना, अगर एम्प्लॉयर को
वर्कमैन को, ट्रेड यूनियन को कोई इशू है, ठीक है, तब वो अपील कर सकते हैं अपीलिएट अथॉरिटी को, ठीक है। और अपीलिएट अथॉरिटी क्या करेगी, 7 दिन के अंदर अपना जो भी डिसीजन है वो सुना के सर्टिफाइंग ऑफिसर को कॉपी देगा, ठीक है। सो पहले क्या किया, जब भी सेक्शन 5 की जो कंडीशंस है सर्टिफिकेशन वाली वो आई, ठीक है, एम्प्लॉयर के पास आई, वर्कमैन के पास आई, ट्रेड यूनियन के पास आई, उन्होंने 30 दिन के अंदर अपीलिएट अथॉरिटी में अपील कर दी, ठीक है। अब अपीलिएट अथॉरिटी अपना डिसीज़न सुनाएगी और 7 दिन के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर को कॉपी सेंड करेगी, ठीक है, और एम्प्लॉयर को भी करेगी और ट्रेड यूनियन को भी करेगी, ठीक है। तो सेक्शन 7 की बात करते हैं, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब देखो इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहला है नॉट अपील, अगर अपील नहीं करी है, मतलब सेक्शन 6 वाला काम अगर नहीं किया है तो एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथेंटिकेटेड कॉपीड आर सेंड। जब आपको सर्टिफिकेशन मिल गया था उसके 30 दिन के अंदर आपको ये एक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। अब अगर अपील करी है, मतलब सेक्शन 6 वाला काम आपने किया है, तो जब अपीलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन आ जाता है, जब कॉपीज़ आ जाती है, तो उस कॉपीज़ के 7 दिन की एक्सपायरी के अंदर आपका एक्ट अप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। बस यही इतनी कंडीशन है इसकी। सेक्शन 8 क्या बोलता है, रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब सर्टिफाइंग ऑफिसर का काम है कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर है उसकी एक फ़ाइनल कॉपी एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बोलता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर किसी पर्सन को वो चाहिए कॉपी, ठीक है, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास है रजिस्टर्ड फॉर्म में, तो उसे एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी पे करके वो कॉपीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। कहते हैं अपना सेक्शन 9 की पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। सो जब अपने पास स्टैंडिंग ऑर्डर बन के आ जाते हैं, उसकी कॉपी आ जाती है, तो अपने को उसको कहाँ लगाना है। सो सेक्शन 9 के अनुसार ये बोलता है कि सबसे पहले तो एक इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, या तो वो लैंग्वेज जो वहाँ के वर्कमैन्स मेजॉरिटी में अप्लाई होती है, जो लैंग्वेज, जैसे अगर एक तो इंग्लिश हो गई और एक अपने जैसे एमपी में हो गया, तो यहाँ पे हिंदी ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज हो गई हिंदी और एक हो गई इंग्लिश, ठीक है, ताकि मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्हें ये चीज़ समझ आए, स्टैंडिंग ऑर्डर समझ आए, ठीक है। और कहाँ लगाना है, या तो एंट्रेंस पे लगाओ जहाँ पे सारे लोग एंटर होंगे, और या तो वहाँ पे लगाओ, मतलब एक तो एंट्रेंस पे हो गई और एक डिपार्चर पे लगाओ जहाँ पे से सारे लोग आते जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 9 ये बोलता है। सेक्शन 10 में बोलता है ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब मॉडिफिकेशन आप कब तक कर सकते हो, तो सबसे पहला पॉइंट के अनुसार जब आपको स्टैंडिंग ऑर्डर आ जाता है उसकी एक्सपायरी होने से पहले अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार अगर मॉडिफिकेशन हो गई तो दूसरी मॉडिफिकेशन 6 महीने बाद ही होगी, ठीक है। अगर वापस से मॉडिफिकेशन करवाना है तो वही 5 कॉपीज सर्टिफाइंग ऑफिसर को देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये एक्ट जो है, सॉरी ये जो चीज़ है ड्यूरेशन मॉडिफिकेशन वाला है सेक्शन 10, ये गुजरात और महाराष्ट्र में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन 10A बोलता है पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। अगर कोई भी एम्प्लॉय आपका या वर्कमैन आपका सस्पेंड हो चुका है तो अभी वो उस पर गुनाह लगा नहीं है, ठीक है। अब उस पर इंक्वायरी चल रही है, कंप्लेंट लगी हुई है मिसकंडक्ट की उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ इस पर कि अभी प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को क्या है, सब्सिस्टेंस अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। कितना, तो पहले के 90 दिन में एट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस, ठीक है। पहले 90 दिन में 50% ऑफ वेज पे करना पड़ेगा। आफ्टर 90 डेज 75% ऑफ वेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अगर कोई वर्कर है उसको उस पर वो लग गया चार्जेस, सॉरी मतलब उसको सस्पेंड कर दिया गया है और वो बोलता है कि मेरे को तो वेजेस मिल ही नहीं रहे भाई, 90 दिन या उसके 90 दिन के बाद मुझे इतना तो मिलना चाहिए। तो अगर ये ऐसा डिस्प्यूट होता है इस एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, तो जो वर्कमैन है वो लेबर कोर्ट में जा सकता है भाई, ठीक है। अब सेक्शन 11 बोलता है सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड अपीलेट अथॉरिटी टू हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट।
अब देखो यहाँ पे कि अगर जब सर्टिफाइंग ऑफिसर को आप कॉपीज़ देते हो ना, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आपसे चेक कर सकता है, मतलब विटनेस बुला सकता है, कुछ भी खोजबीन कर सकता है, डॉक्यूमेंट बुलवा सकता है कि भाई मेरे को बताओ कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ सेक्शन 11 बोलता है कि अपीलिएट अथॉरिटी और सर्टिफाइंग ऑफिशियल के पास जो है वो सिविल कोर्ट की पावर रहती है, ठीक है। अब सेक्शन 12 क्या बोलता है, ओरल एविडेंस इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट एडमिसिबल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है या वर्कमैन है, वो बोलता है कि हमारे यहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अप्लाई तो होता है लेकिन उसका फॉलो तो किया ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसको ना वर्कमैन को या एम्प्लॉय को रिटर्न में देना पड़ेगा भाई ये एविडेंस, ठीक है। अगर वो मुंह ज़बानी बोल रहा है तो उसकी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। ये सेक्शन 12 यही बोलता है कि आप रिटर्न में एविडेंस दो, ओरल यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेक्शन 13। ये क्या बोलता है, पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर के बारे में। अब अगर आप पे स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अप्लाई होता है और आप सबमिट नहीं करते हो ड्राफ्ट, तो आप पे फ़ाइन लगेगा 5,000 रुपये, ठीक है। और अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो 200 रुपये पर डे, ठीक है। और अगर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट अप्लाई हो चुका है लेकिन आप उसको मान ही नहीं रहे हो, उसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, ठीक है, तो फ़ाइन लगेगा 100 रुपये और कंटिन्यू करोगे तो 25 रुपये पर डे, ठीक है। अब सेक्शन 13 ये बोलता है इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर किसी को स्टैंडिंग ऑर्डर के एप्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन से दिक्कत है तो उसके अंदर जो एम्प्लॉयर है, वर्कमैन है या रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, वो अब लेबर कोर्ट जो है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये उनके पास पावर रहती है, अपील कर सकते हैं। इसमें क्या आता है कि आप कहाँ लेबर कोर्ट जो है मे रिफर टू क्वेश्चन टू एनीवन लेबर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो भी लेबर कोड बताया गया है उसके अंदर आप जा सकते हो, अपील कर सकते हो। फिर वो क्या करते हैं, प्रोसीडिंग्स करेंगे, एम्प्लॉयर की सुनेंगे, वर्कमैन की सुनेंगे, सर्टिफाइंग ऑफिसर की सुनेंगे, और जो भी उनका डिसीजन आएगा लेबर कोर्ट का वो सुप्रीम होगा, ठीक है। यही चीज़ बताई गई है 13A में। सेक्शन 13 भी बोलता है एक्ट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स, सिविल सर्विसेज है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल है, अपील रूल्स है। सिविल सर्विसेज है जो टेम्प्रेरी सर्विस है वहाँ पे, रिवाइज्ड लीव्स रूल, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, सिविलियंस एंड डिफेंस सर्विसेज, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। और हर उस जगह पे जहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट में बता देती है, ऑफिशियल गजट में बता देती है कि यहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। पावर टू एग्जेम्प्ट सेक्शन 14। अब देखो अगर कोई सी एक स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि मान लो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इनका खुद का क्यों है, क्योंकि इनके पास एक अच्छा स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसलिए ये लोग अपना जो ये वाला जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है यहाँ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि यार ठीक है, किसी स्टेट के पास इससे अच्छा स्टैंडिंग ऑर्डर वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी बाय ऑफिशियल गजट कि हम एग्जाम करते हैं इंडस्ट्री को कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ऐसा। तो पावर टू एग्जाम्प्ट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अब ऑफिशियल गजट में बता सकती है, ठीक है। सेक्शन 14 डेलीगेशन ऑफ पावर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के जो पास पावर है कि वो अपने किसी भी ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि आप एज ए इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर पे जांच करोगे, ठीक है, आप उसकी देख रेख करोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालोगे, ठीक है, वो चीज़। सेक्शन 15 बोलता है पावर टू मेक रूल्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सॉरी, अभी जो पावर टू मेक रूल्स है ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर का मॉडल बनाना है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो बना सकती है। फिर अगर कोई प्रोसीजर बनाना है तो वो बना सकती है। सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या काम करेगा, अपीलेट अथॉरिटी कैसे काम करेगी, वो सब चीज़ है। और कितनी प्रिस्क्राइब्ड फ़ी होगी, कितनी कॉपीज़ के लिए चार्जेस होंगे, ये सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगा, तय करेगा, ठीक है।
ठीक है, तो यही सब है। तो इसमें मैंने एक सेक्शन वाइज नोट भी बना के रखे हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।